नमस्कार। नमस्कार। कोरोना को हम लोग जिसको समझ रहे थे कि अब वो बीती बात हो गई है, बीती बात हुई नहीं, थोड़ी-थोड़ी लापरवाही होती रही और थोड़ा मतलब वायरस जो है वो अपने तरीके से तीसरी लहर के बाद माना ही जा रहा था कि काफ़ी कम हो गया है और कम सही में भी हुआ और उसकी वजह से बहुत फ़ायदा भी हुआ। उस कम होने की वजह से देश में, विदेशों में, दुनिया में अर्थव्यवस्थाएँ ठीक हुई, लोगों के मन से चिंताएँ ठीक दूर हुई, काम-धंधा बढ़ा और हालात सामान्य की तरफ हो गए थे। लेकिन अचानक इधर पहले चीन में और फिर दुनिया के कुछ हिस्सों में वायरस ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है और इस वायरस का कोई बहुत गंभीर असर नहीं दिखता है, लेकिन XE नाम का जो ये वायरस है, ये थोड़ा परेशान कर रहा है और इसकी रफ्तार जो है वो परेशान करने वाली है। दिल्ली जैसी जगह में जहाँ अब सब कुछ सामान्य हो गया था, लोगों ने मास्क उतार करके फेंक दिए थे, डस्टबिन में डाल दिए थे, लेकिन जो नहीं उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि चेतावनी सरकार की ओर से और हम सब लोग बहुत पहले से देते रहे हैं कि मास्क को आप अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा मानिए। लेकिन भाई लोग हैं, मानते नहीं तो क्या किया जाए? खैर, अब वो वायरस आ गया है, जो बच्चों में थोड़ा असर कर रहा है और अब इसकी जो संक्रमण दर है, वो 4 के आस-पास हो चुकी है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमने फिर एक ऐसे ही डॉक्टर को चुना है, जो आपको बहुत आसानी से चीज़ों को समझाते हैं और आपको चिंता नहीं होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर जुगल किशोर की। सफदरजंग अस्पताल में यूँ तो कार्यरत है लेकिन जन स्वास्थ्य को लेकर के उनकी विश्व ख्याति है। बहुत-बहुत आभार और स्वागत डॉक्टर जुगल किशोर आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए बातचीत करने के लिए समय निकाला अपने तमाम व्यस्तताओं के बीच में। अब क्या है ये XE वायरस और कितना परेशान करेगा? फिर लोगों को बाँध देगा या दुनिया जैसे कि हम लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई, दुनिया चलते रहने में हम लोग बहुत आगे रहे भारत और आप लोगों की कृपा से और थोड़ा जो वैक्सीन आ गई और वैक्सीन के तमाम प्रकार हो गए, कई लोगों ने तो उसमें बूस्टर भी ले चुके हैं लोग। तो अब ये किस स्थिति में है और लोगों को क्या करना चाहिए? ये आपसे ज़रूर जानना ज़रूरी है। जी, ये सही वक्त पर हम डिस्कशन कर रहे हैं इस बारे में कि XE एक ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है। ओमिक्रॉन जैसा डिफरेंट टाइम पर वेरिएंट आते रहे, ये जैसे हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि RNA वायरस है और RNA वायरस म्यूटेशन करता है। जितने हमारे डिवीज़न होंगे इसके, क्योंकि अपने सर्वाइव करने के लिए, जैसे मेरे को इन्फेक्शन हुआ तो मेरे ही शरीर में इसकी लाखों की संख्या में डिवीज़न होता है और उस डिवीज़न में कुछ वेरिएशन हो सकता है और ये एक स्वाभाविक भी है। जो हमारे बच्चे होते हैं हमारे से डिफरेंट होता है, उसी तरह से हमारे वायरस का भी होता है कि वेरिएशन होता है और वो कभी-कभी वेरिएशन ज़्यादा हो जाता है और वो ज़्यादा अपने आप को सर्वाइव करने के लिए होता है। हमने देखा डेल्टा में जो वेरिएशन था वो इस तरह से हुआ कि वो हमारे लंग के अंदर जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसको उसने इन्वॉल्व किया और उसमें जो चेंजेस थे उससे हमारे को ज़्यादा निमोनिया के केसेस हुए और डेथ्स हुई। लेकिन ओमिक्रॉन जो आया, ओमिक्रॉन ज़्यादा फास्टर ट्रांसमिसिबिलिटी थी, लेकिन और ये भी था कि वो इम्यून सिस्टम को इवेड करेगा और ये भी देखा गया कि वो बहुत इसके सिम्टम्स डिफरेंट होंगे। तो इसी वजह से जो WHO है वो अपने इस तरह के वेरिएशन को कैटेगरी में रखता है कि वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न होगा या वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होगा या वेरिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। इस तरह से वो कैटेगरी करता है। तो ओमिक्रॉन को इसलिए रखा क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस साउथ अफ्रीका में बढ़े थे वो बहुत तेज़ी से बढ़े और इम्यून सिस्टम उसका वो इवेड कर रहा था। तो डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें मॉर्टेलिटी ज़्यादा हो, तो देखा गया बहुत तेज़ी से फैला और वो इसलिए डेल्टा से कई गुना ज़्यादा उसमें ट्रांसमिसिबिलिटी थी, तो वो तेज़ी से फैला और इंडिया में हमने देखा कि बहुत लोगों को इन्फेक्शन हुआ। अच्छी बात ये थी कि माइल्ड नेचर था उसको साइन सिम्टम्स उसके बहुत ही माइल्ड थे। ये जो वेरिएंट है XE जिस पे अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये
ओमिक्रॉन का ही एक छोटा और स्वरूप है जो जिसको हम ओमिक्रॉन की जगह हम माइक्रोन बोल रहे हैं। माइक्रोन एक्चुअली इसका नाम है एक्सी। तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, WHO ने अभी तक इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं कहा, ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। और इसका जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो ओमिक्रॉन से और थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल ओमिक्रॉन की तरह है। तो माइल्ड है, साइन सिम्टम उसके वैसे ही हैं जैसे ओमिक्रॉन के अंदर हुए थे। तो सिर्फ इतना है। अब ये किन लोगों में होगा? ये इन्फेक्शन उन लोगों में होगा जिनके अंदर इम्यूनिटी कम है, और जिनको वैक्सीन लग गया या नेचुरल इन्फेक्शन हुआ तो ये कोई प्रोटेक्शन तो है नहीं कि उनको दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो सकता। जो वैक्सीन वाले लोग होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन होता है तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोलते हैं। और हमें ऑलरेडी पता है कि जिनको वैक्सीन लगने के बाद में कहीं कहीं पर 50%, कहीं पर 60% लोगों को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुए हैं। जो नेचुरल इन्फेक्शन के बाद में इन्फेक्शन होते हैं, री इन्फेक्शन, वो उसकी दर काफ़ी कम रही है। तो हमारे देश में ओमिक्रॉन बहुत बड़ा इफ़ेक्ट नहीं कर पाया। और ये जो आपने एक बाद में बात कही कि क्या इसमें जो बच्चे हैं उन पर ज़्यादा प्रकोप पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल हम नहीं मानेंगे इसको। उसका रीज़न ये है कि ओमिक्रॉन या फिर डेल्टा हो या ओमिक्रॉन हो, ओमिक्रॉन के अंदर भी बच्चों को काफ़ी इन्फेक्शन हुए थे, लेकिन माइल्ड है क्योंकि बच्चों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते रहते हैं, खांसी जुकाम ये चीज़ें होती रहती हैं, और आराम से 2-3 दिन के अंदर ठीक हो गए थे। अगर उनमें टेस्ट होते तो डेफिनेटली पता लगता कि उनके अंदर ओमिक्रॉन हुए। इस वक्त में भी यही हुआ कि स्कूल उस वक्त नहीं खुले थे, इस वक्त स्कूल खुले तो इन्फेक्शन जो उनको हुआ वो टेस्ट किया गया और टेस्ट में वो पॉजिटिव आए। तो ऐसा लगेगा कि जैसे शायद ये बच्चों के अंदर ज़्यादा प्रकोप डाल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है, या कहना चाहिए जो एपिडेमियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि बच्चों के अंदर इन्फेक्शन ऑलरेडी होता है, कोई भी वेरिएंट आया है उसने इन्फेक्शन किया है, उनके अंदर साइन सिम्टम चाहे वो डेल्टा हो या फिर अल्फा हो या फिर ओमिक्रॉन हो, माइल्ड ही रहा है। तो मैंने हमेशा ये कहा कि स्कूल प्लीज़ मत बंद करो। बड़ी मुश्किल से 2 साल बाद में स्कूल खुले हैं। अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन है तो आप उसे घर पे ही बोलो कि घर पे रहे वो बच्चा। माँ बापों को इतना देखना चाहिए कि बच्चे को बुखार है, खांसी है, जुकाम है, तो घर पे रखो उसे 2-3 दिन, बाद में फिर उसको स्कूल जाने दो। तो इसमें स्कूल बंद करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली जब बच्चे एक साथ खेलते हैं या बैठते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वही ये है कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी हैं, जो भी गवर्नमेंट ने एकदम रिलैक्सेशन किया है, तो बहुत सारे लोग अब बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन इस एक्सी में होगा, और उन लोगों को होगा जिनके अंदर अभी इम्यूनिटी कम हुई है, या फिर उनको वैक्सीन ही नहीं लगा, तो और या फिर उनको नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुए, तो वो डेफिनेटली उनको इन्फेक्शन होगा। जी, आपने बहुत विस्तार से समझाया पहले शुरुआत में ही, लेकिन आपने 2 बातें कही हैं। एक कंसर्न मतलब नहीं होना चाहिए, वो उसपे WHO ने कहा है कि ये कंसर्न की ज़रूरत नहीं है, और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बताया आपने इसे। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कंसर्न नहीं है तो समझ में आ गया, लेकिन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का कहाँ तक गंभीरता उसको समझी जाए, टू वॉच है क्या है ये इस तरह का जो वेरिएंट होता है जिसमें हमें मालूम है कि ये वही वेरिएंट है जो पुराना है, और उसमें सीवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, ओमिक्रॉन की सीवियरिटी नहीं थी, तो उसमें थोड़ा माइनर वेरिएशन, जैसे ऑलरेडी आपको मालूम होगा कि ओमिक्रॉन के भी 2 वेरिएंट ऑलरेडी आ चुके हैं दिल्ली इंडिया के अंदर, गुजरात में भी हुए हैं। तो उसमें BA.1 और फिर BA.2 ये 2 वेरिएंट हुए हैं, फिर XE अब आया है। तो इसलिए ये कोई कंसर्न नहीं है। इंटरेस्ट ये है कि ट्रैकिंग की ज़रूरत है कि हम देखें कि इसके अंदर जो साइन सिम्टम होंगे वो फ्यूचर में कुछ नया चेंज तो नहीं लेके आएंगे, वही हमें सिर्फ इंटरेस्ट होता, बाकी इसमें और कोई इंटरेस्ट है नहीं। जी। अब खास तौर से क्योंकि अब जब ये हमारे लिए गर्व की बात है कि लगभग 200 करोड़ यानी कि 2 अरब
टीके लग चुके हैं, ज़्यादातर लोगों को टीके लग चुके हैं, 1 खुराक, 2 खुराक और किसी-किसी को बूस्टर भी लग चुके हैं। पहले बुजुर्ग को लगे, फिर जवान को लगे, फिर उसके बाद में बच्चों को लगने की बात है, किशोरों को लगे और बच्चों को लगने की बात आ रही है। अब क्या इसमें किया जाना चाहिए, ख़ास तौर से जिन लोगों को आज से 6 महीने पहले 2 बार लग चुका हो, पहली डोज़ और दूसरी डोज़ हो चुकी हो, तो क्या उन्हें बूस्टर की तरफ तत्काल जाना चाहिए? और सरकार ने क्योंकि सुविधाएँ भी ठीक-ठाक बढ़ा दी हैं, उसका दाम भी काफ़ी कम कर दिया है, ₹250 के आस-पास हो गया है। तो क्या लोगों को अब उसके बूस्टर की शरण में जाना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो? या सिर्फ़ सामान्य बुखार होना है, उसके लिए परेशान नहीं होना है और फिर अपना काम करते रहना है? क्या आपकी क्या राय है? इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो इंडिविजुअल लेवल पे हमारा क्या एक्शन होगा और एक ब्रॉड कम्युनिटी लेवल पे क्या एक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर कहें तो अब क्योंकि ये पैसे से आप इसको खरीद के लगवा सकते हैं तो ये एक अलग इश्यू हो गया। तो जिसके पास में ही पैसा है, लगवाना चाहता है बूस्टर, वो लगवा सकता है। लेकिन बड़े तौर पर ये हम कहेंगे कि आपने 2 करोड़ के करीब 200 करोड़ के करीब कहा हमारा वैक्सीनेशन, फिर भी एक ऐसा ग्रुप है जिनको एक वैक्सीन भी नहीं लगा। हम कहेंगे कि 90% पॉपुलेशन है जिसको वैक्सीन लग गया, लेकिन अभी 10% ऐसे जिनको एक डोज भी नहीं लगी है। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो थोड़ा सा कंसर्न में रहता है कि इन लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। ऑलमोस्ट 63% के करीब ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लग चुके हैं और कुल मिला के 74-75% है जिनको वैक्सीन लग चुका है। तो जिन लोगों को एक भी डोज नहीं लगा उनको हमें कवर करने की जरूरत है। ये हमारे फ्यूचर एपिडेमिक के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जितने लोगों को वैक्सीन लगा ये देखा गया कि उनके अंदर सीवियरिटी कम हो जाती है। सीवियर नहीं है इन्फेक्शन, चाहे वो डेल्टा रहा हो या ओमिक्रॉन रहा हो या उससे पहले भी जो रहा। तो ये अच्छी बात है कि वैक्सीन से सीवियरिटी कम है। नेचुरल इन्फेक्शन से भी सीवियरिटी पे असर पड़ता है और वो भी सीवियर नहीं होता। तो अगर हम सच में ये चाहते हैं कि लोग बचें और इस बीमारी से उन पे कोई असर ना पड़े तो कम से कम एक डोज तो लगे। रही बात बूस्टर की, ये देखा गया कि इवन जिन लोगों को कई बार बूस्टर लगे हैं उनके अंदर भी इन्फेक्शन ऐसा नहीं कि आपको नहीं होगा, है ना। उनमें जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है वो हमेशा बना रहता है, लेकिन सीवियरिटी डेफिनेटली आपको कम होगी, है ना। आपको मतलब कि इन्फेक्शन जरूर होगा लेकिन वो सीवियर नहीं होगा। तो अगर आप बूस्टर भी लगवा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिनको कोई भी वैक्सीन ना लगा हो, दूसरा ग्रुप वो है जिनको कोई ऑलरेडी ऐसी बीमारी है जो कि परेशान कर सकती है, उनमें डेथ हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, किडनी डिजीज हो। जिन लोगों को पहले बीमारी हुई और उनकी डेथ हो गई वो हमारे निकल गए, लेकिन अभी ऐसे लोग हैं जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, उनके अंदर ओमिक्रॉन ने भी थोड़ी प्रॉब्लम की लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं की। और ये जो XE है ये भी उसी तरह से बिहेव करेगा। हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। इन्फेक्शन बढ़ा है ज़रूर, तो ऐसे लोगों को वो ढूंढेगा हमारे समाज के अंदर जिनमें कोई वैक्सीन नहीं लगा हुआ या फिर कोमॉर्बिड कंडीशन है, उनके अंदर इन्फेक्शन हुआ। अगर उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है तो वो हॉस्पिटल तक जाएंगे। और अच्छी बात है, वर्ल्ड ओवर ओमिक्रॉन में ये देखा गया कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। तो हमें नहीं लगता कि XE बहुत एडमिशन बढ़ाएगा। अभी तक जो भी डाटा हमारे पास में अवेलेबल है उससे एडमिशन बढ़े नहीं। XE की रफ्तार जो है वो ओमिक्रॉन से ज्यादा बताई जाती है जी। तो क्या ये जो अचानक पिछले 3 दिनों का जो डाटा आ रहा है वो उसी तरफ इंगित करता है या कुछ और मामला है? वो इंडिकेट यही करता है कि जब इस तरह का वायरस हमारे कम्युनिटी के अंदर है, तो मैंने जैसे बताया कि आपको चाहे नेचुरल इन्फेक्शन हुआ हो या फिर आपको वैक्सीन लग चुकी हो, इन दोनों के अंदर नया वायरस कोई भी इन्फेक्शन तो कर ही सकता है। जब इन्फेक्शन करेगा तो माइल्ड नेचर होगा, आप जाओगे हॉस्पिटल, अपना टेस्ट कराओगे, पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि आपको बार बार हॉस्पिटल में टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, अभी भी जरूरत नहीं है।
हमारे यहाँ सर्विलेंस सिस्टम है, सर्विलेंस के आधार पर कुछ टेस्ट कम्युनिटी के अंदर होते रहे, पता लगे कि इन्फेक्शन क्या चल रहा है, बस उतना जरूरत है। हर खांसी जुकाम के लिए आप जाएंगे तो वायरस कहीं ना कहीं मिलेगा ही, आपका ये वायरस नहीं मिलेगा, दूसरा वायरस मिलेगा। वो ये अलग बात है कि हम RT-PCR नहीं करते सारे वायरस की, अगर हम करना शुरू करें तो हमारा सर चकरा जाएगा, क्योंकि हर सोर थ्रोट में आपको कोई ना कोई वायरस मिलेगा वहां पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये, जैसे अभी मैंने सुना कुछ स्कूलों में कैंप कर दिए गए, है ना, कैंप लगा दिए गए उसके टेस्ट के, वो तो बहुत ही खतरनाक है। अगर आप जबरदस्ती किसी का टेस्ट करोगे तो पॉजिटिविटी आने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो और फिर ये कहना और फिर बंद कर देना स्कूल, तो ये एक पब्लिक हेल्थ मेजर नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए ऐसे। जी हाँ, अब स्कूल पर ही बात रखते हैं कि अब माँ बाप को क्या करें, सरकार क्या करे। सरकार के लिए तो आपने एक इशारा दे ही दिया है कि कंटिन्यू रहना चाहिए। माँ बाप को बहुत चिंतित बड़ी जल्दी हो जाते हैं, और आजकल वैसे भी जब न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है तो सबकी जान निकलने लगती है। उनको आप क्या सलाह देंगे? क्या घर में जो प्रिकॉशन लिए जा रहे थे पहले वो लेते रहें? इम्यूनिटी के लिए जो काढ़ा वगैरह वगैरह वाली जो आदतें पड़ी थी वो भी थोड़ी बहुत कंटिन्यू की जाए कि ना की जाए? और दूसरी, और मुझे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मास्क लगाना जो बहुत जरूरी है, जो लोगों ने छोड़ दिया है, क्या उस पर फिर से वापस आया जाए? आपके तीनों जो क्वेश्चन है बड़े इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि स्कूल में बच्चों को भेजने के लिए पेरेंट्स अंदर से चाहते थे कि स्कूल जाएं, क्योंकि वो बहुत दिनों से देख रहे थे कि उनके अंदर चेंज आ रहे हैं। और बहुत सारी वर्ल्ड ओवर स्टडीज़ हैं जिन्होंने इंडिकेट किया है कि बच्चे घर में रहने की वजह से उनकी डेवलपमेंट, उनका लर्निंग बहुत इफेक्ट हुआ है। तो अगर हम उसको वे करें कि जो ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन है और उनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, तो आपको लगेगा कि बेटर है कि आपको ओमिक्रॉन हो जाए, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग रहती है और ये माइल्ड इन्फेक्शन होने वाला है। तो हमने ये देखा बच्चों के अंदर कोई सा भी इन्फेक्शन, चाहे वो अल्फा रहा, डेल्टा रहा, ओमिक्रॉन रहा, कभी कोई बच्चों में मॉर्टेलिटी नहीं हुई। तो बच्चों के हिसाब से हम कहना चाहते हैं पेरेंट्स को कि वो ना घबराएं, बिल्कुल ना घबराएं, बच्चों को स्कूल जाने दें। गवर्नमेंट के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर प्रेशर ना बनाएं कि स्कूल बंद किए जाएं, है ना, ये बिल्कुल गलत है। यस, गर्मी हो रही है, गर्मी की वजह से भी बुखार चढ़ता है और उससे भी लू लगती है, तो वो एक अलग इशू है जिसमें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। उसमें भी हमारे को बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी सिखाने की जरूरत है कि क्या करना है। उसी तरह से हमारे को सोर थ्रोट और ये जो भी इन्फेक्शन होता है उसको कैसे मैनेज करना है हमें सिखाने की जरूरत है। दूसरा ये कि वैक्सीन ऑलरेडी शुरू हो गया बच्चों में लगना, तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, वो भी एक सहारा है कि भाई कोई आपको सिवियरिटी नहीं होगी। तीसरा ये है जो मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने मास्क का इशू उठाया, आप ये देखिए कि स्टार्टिंग से देखिए, हमारा जो शुरू हो गया था लॉकडाउन, वो 24 मार्च 2020 को शुरू हो गया था। आज ऑलमोस्ट, है ना, हमारे 2 साल हो गए, और 2 साल में हमने हर सिचुएशन देख ली और गवर्नमेंट ने डंडे मार मार के मास्क लगवाए हैं, है ना, लेकिन उनके जो नंबर ऑफ केसेस 1-1 लाख पर डे बीच पहुंचा है ना। तो आप देखिए कि मास्क ने क्या किसी वक्त बचाया किसी को कि उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ। ओमिक्रॉन में तो मैं ये कह रहा था कि सभी को हुआ इन्फेक्शन, चाहे आप मास्क लगाओ नहीं लगाओ। इवन जो हमारी 4th दिल्ली का सर्वे हुआ था, सीरो सर्वे, उसमें 90% से ज़्यादा सीरो सर्वे पॉजिटिव आया था। तो मतलब कि जब ब्लड में हम देख रहे हैं तो उसको इन्फेक्शन मिल रहा है, चाहे आप कितना भी मास्क लगाए हुए हैं। तो जब कोई भी एजेंट इतना इन्फेक्शियस होता है तो वो इस तरह की प्रोटेक्शन से बच नहीं सकता कोई। और यही हुआ कि हम 90% अगर लोगों को इन्फेक्शन हुआ तो ये नहीं कह सकते कि लोग मास्क नहीं लगा रहे थे इस वजह से उनको इन्फेक्शन हो गया। लोगों ने मास्क लगाया लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस वक्त में आप उसको इतना जरूरी ना बनाएं। ये पब्लिक हेल्थ मेजर होना चाहिए कि लोगों को समझाया जाए कि आपको खांसी जुकाम हो तो मास्क लगाइए। जिसको खांसी जुकाम नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो उसको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो बात करता है तो वो इन्फेक्शन फैलाएगा या स्नीज करेगा तो इन्फेक्शन फैलाएगा। लेकिन आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है
अननेसेसरी आपने मास्क लगाया हो, तो मैंने आपको कई बार बताया पहले भी कि हम जोर से सांस लेते हैं, आप ज़्यादा से इनहेल करते हैं, तो जो चारों तरफ की इन्फेक्टेड एयर है हमारी, वो और अंदर तक जाती है और हमारी जो सीलियां हैं वो काम नहीं कर पाते। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। जी, बहुत काम की बात आपने बताई कि अभी मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं हो, बच्चों को स्कूल भेजें, खेलते-कूदते उनसे उनके साथ सब कुछ मनोरंजन करने दें, पढ़ाई करने दें नहीं, और उनका एक या स्वतः विकास होने दिया जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है और इस एक्सटी से तो हम लोग निपट ही लेंगे और कोई ऐसा आपने कोई एक और बहुत आपने एक और बात कही उसमें कि उनको काढ़ा पिलाना है या ये सारी चीजें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई भी इम्यून बूस्टर है तो हम बच्चों को या बड़ों को या हमारे बूढ़े हैं उनको पिलाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो सही वक्त पर सोए, सही वक्त पर खाना खाए, उसका जो पौष्टिक आहार है जिसके अंदर फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, वो आपको लेना है। प्रोटीन की मात्रा ठीक हो, आपका बॉडी और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इन चीज़ों से बनेगा और यही आपकी जो फाइटिंग फोर्स है अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन, तो वो आपको बनाए रखनी है अपने बच्चों के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, आपने पूरी चीज़ समझा दी इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं पहले से जानता था कि आप जैसे समझाते हैं वैसे उसमें कोई चिंता करने की बात होती नहीं है। आपने जो और तो और जब डेल्टा तक में बहुत राहत देने वाली बातें की थी। चलिए डॉक्टर साहब बहुत-बहुत आभार आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को समय दिया। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।